हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का एक और सेशन लेके आए हैं जो 10/1/2021 का ओरिजिनल पेपर देखेंगे। दोस्त बता देते हैं कि इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। जो भी क्लास इस चैनल पर आता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप वहां से पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्त बता देते हैं कि मेरा ये एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर लगातार सेशन चलता आ रहा है और इसी के तरीका से एनटीपीसी का मैथ का भी सेशन चल रहा है। मैथ का भी सेशन चलाया जा रहा है। अगर मैथ का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जिनका एलपी टेक्नीशियन और साथ में जेई का पेपर है, उनको साइंस का भी यहाँ फास्ट रिवीजन चलाया जा रहा है। अभी वर्तमान में फिजिक्स का लाइट चैप्टर से चलाया जा रहा है और उसी तरीका से केमिस्ट्री का अगर बात करेगा तो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल से चल रहा है। तो जिनका पेपर है वो यहाँ से प्रीवियस पेपर का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और एनटीपीसी का ओरिजिनल पेपर चलाया जा रहा है। तो इसी तरीका से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें पहला प्रश्न बोला गया है, देखिएगा पहला प्रश्न में बोला गया है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्या हम बताएं कि सरकार के सरकार का कुल व्यय और ऋण को छोड़कर इसके बीच का अंतर निकालिएगा तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और उत्कृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल को खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल में भी निम्न में से क्या होता है? अगर हम बात करते हैं इस पेपर प्रश्न का 2 नंबर में, तो बोला गया है, कहा है कि अर्ध शुष्क जलवायु और परिस्थितियों और उत्कृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी कहा जाता है, या निम्न में से कौन सा है? तो मक्का का है जो खाद्य फसल, जिसे उगाई जाने वाली जो एक फसल होता है वो खाद्य फसल के साथ साथ चारे के भी फसल होता है। जो जानवर वगैरह के खिलाया जाता है वो चारे के रूप में भी उसका हम उपयोग करते हैं। उसको किसका उपयोग करते हैं? तो मक्का का उपयोग करते हैं। तो चारे के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मक्का का उपयोग किया जाता है। किसके साथ साथ? तो उगाई जाने वाली फसल के साथ साथ, खाद्य फसल के साथ साथ हम इसका चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि भारत ने 1972 में अपने परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो प्लांट या बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोला है कि भारत में 1972 में अपने परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो बोकारो स्टील प्लांट के साथ साथ और प्लांट का भी स्थापना हुआ था, जैसे राउरकेला था, भिलाई, दुर्गापुर, महालनोबिस के मॉडल पर। अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था कब? तो 1956 से 61 तक चला था। और इसकी किस मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र का भी स्थापना हुआ था, भिलाई का भी हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो राउरकेला, दूसरा था भिलाई, दूसरा का अगर बात करिएगा तो दूसरा था भिलाई, और तीसरा का अगर बात करिएगा तो तीसरा था दुर्गापुर। तीसरा का अगर पार करिएगा तो तीसरा जो था वो दुर्गापुर था। तो हम क्या बोले? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अगर राउरकेला की बात करिएगा तो राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था, जर्मनी की सहायता से तैयार हुआ था। अगर भिलाई का बात करिएगा तो भिलाई हुआ था जो यूएसएसआर, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। और दुर्गापुर का बात करिएगा तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बना था। तो एक बार हम रिपीट आपको हम कर देते हैं कि जो
कुछ इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में चला था द्वितीय, और किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसी में पहला आया था राउरकेला इस्पात संयंत्र जो जर्मनी के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर आया था किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से आया था। इसी के साथ हम पहला पंचवर्षीय योजना का अगर बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना अगर फर्स्ट का बात करिएगा कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था, पहला पंचवर्षीय योजना। इस किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सा था? तो पहला पंचवर्षीय योजना था। अब से प्रश्न पूछा गया था कि 1972 में परिचालन प्रारंभ किया, मतलब आरंभ करने के बाद बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तो यूएसएसआर की सहायता से हुआ था, जो वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं? तो रसिया बोलते हैं। तो अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? बोला है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो उड़ान नाम है। क्या कौन सा योजना चलाया गया था? तो उड़ान योजना चलाया गया था। और किस लिए चलाया गया था? तो हवाई संपर्क की सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी योजना चलाया गया था? तो उड़ान चलाया गया था। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करिएगा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में किसने लिखा था? तो लिखा था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखे थे। कौन सा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो उड़ान। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। आपको पता है कि नीति आयोग किसका जगह लिया था? तो योजना आयोग का जगह लिया था। योजना आयोग का अगर बात करिएगा तो योजना आयोग का जगह लिया था कौन सा? नीति आयोग। और योजना आयोग आया कब था? तो योजना आयोग आया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को आया था योजना आयोग। अगर हम बात करते हैं कब आया था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया था। और योजना आयोग की जगह कौन लिया? नीति आयोग लिया। अगर हम बात करते हैं कि योजना आयोग का जगह नीति आयोग कब लिया था, तो ये जगह लिया था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को जगह लिया है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया? तो नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। और 2015 में इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में रहेंगे। तो 2015 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। अगर उस समय उपाध्यक्ष का बात करेगा तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। उपाध्यक्ष पूछेगा कि बताइए कि जब शुरुआती के समय योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग लाया गया था तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। दोस्त बता देते हैं कि लिखने में थोड़ा समस्या होता है यहाँ, तो इसका समाधान जल्द ही करने वाले हैं। बस जो भी पॉइंट बोलेंगे वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 से 2 बार हम जरूर रिपीट कर देंगे। हम आपको बताएं कि योजना आयोग लाया कब गया था, तो लाया गया था योजना आयोग कब? तो 1950 में। ये बताइए योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग में कब कर दिया गया? तो 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। और उपाध्यक्ष का बात करिएगा तो अरविंद पनगड़िया थे। अगर इसी के साथ पूछ लेता है कि बताइए कि पंचवर्षीय योजना फिर कब आया था, तो आपको हम बताएं कि पंचवर्षीय योजना का अगर बात करेगा, पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय जो योजना लाया गया था, पंचवर्षीय योजना लाया गया था, वो लाया गया था 1951 में। और फिर आपसे पूछेगा प्रश्न में कि बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब लाया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद, अगर राष्ट्रीय विकास परिषद पूछेगा, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब लाया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद लाया गया था 1952 में। तो यहां से इतना प्रश्न याद रखेगा, 1952 में। हम फिर से रिपीट आपको कर देते हैं कि पंचवर्षीय योजना आया था कब? तो 1951 में। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद कब आया था? तो 1952 में। फिर योजना आयोग कब आया था? तो 1950 में आया था। योजना आयोग कब आया था? तो 1950 में आया था। और उसकी जगह कौन लिया था? तो नीति आयोग लिया 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सृजन किस वर्ष किया गया था? इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। 1957 में इसका सृजन किया गया था। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किया गया था 1957 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो अंग्रेजों की सहायता कौन किया था? तो महाराजा मेहताब चंद ने किए थे। महाराजा मेहताब चंद ने किए थे। अगर हम संथाल विद्रोह का अगर बात करते हैं तो संथाल विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो झारखंड से शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो झारखंड से शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सिंधु कान्हू किए थे। अगर बात करते हैं तो सिंधु कान्हू किए थे। सिंधु कान्हू किए थे। अगर हम बात करते हैं कौन किए थे? तो सिंधु कान्हू इनका नेतृत्व किए थे। लेकिन 1856 आते आते इस संथाल विद्रोह क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह स्टार्ट कहां से हुआ था? तो संथाल विद्रोह चला था झारखंड में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सिंधु कान्हू कर रहे थे। सिंधु कान्हू कर रहे थे, ठीक है। और इसी की तरह 1856 आते आते ये विद्रोह क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया या दबा दिया गया। अगर 1857 का विद्रोह अगर समझेगा तो 1857 के विद्रोह का मेन कारण था कि बेस फील्ड राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल लाया गया था। अगर 1857 के विद्रोह का अगर बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह की जगह पर बेस फील्ड राइफल की जगह पर कौन सा आया था? तो इनफील्ड राइफल आया था। इनफील्ड राइफल लाया गया था। तो बेस फील्ड राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल लाया गया था। और इनफील्ड राइफल में यह खासियत था कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया था। और इसी के कारण 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे को यह पता चला कि जो भी इनफील्ड राइफल हम चला रहे हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया है। और इसी में मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया था बाज और हुज के द्वारा। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को द्वारा दबाव बनाया गया था कि इस राइफल को आप चलाइए। तो मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। और इसी में जबरदस्ती में मंगल पांडे पर दबाव आने के कारण मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को अगर बात करिएगा तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट को गोली मार दिए। और इसी के कारण इनको फांसी दे दिया गया था। कब? तो 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 की इनको क्या पर गया? तो फांसी पर गया। तो याद रखिएगा कि 1857 का मेन विद्रोह का जो हुआ वो हुआ कि यहाँ से तो 24 नेटिव इन्फेंट्री जवान मंगल पांडे ने किया था। और करने का रीजन था कि बेस फील्ड राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल आ गया था। इसी के कारण इसमें गाय और चर्बी की सुअर मिलाया हुआ था। और मंगल पांडे चलाने से इनकार कर दिए। इसी के कारण लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट हुज को गोली मार दिए। और जिसके कारण इनको फांसी हुआ तो 8 अप्रैल 1857 के फांसी हो गया। अगर फांसी का बात करेगा तो फांसी इनको बैरकपुर छावनी में ही दिया गया था। बैरकपुर छावनी में ही दिया गया था किनको? मंगल पांडे को। इसी तरीका से आगे भी ये विद्रोह स्टार्ट बनता चला गया। और आगे विद्रोह खड़ी हो गया कब? तो जब सैनिक विद्रोह हुआ कब? 30 मई 1857 का एक घोषणा हुआ कि 30 मई 1857 की एक विद्रोह शुरू होगा। और इसमें संदेश दिया गया था रोटी और कमल की संदेश बैठाया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि संदेश के रूप में क्या गया था? तो रोटी और कमल गया था। रोटी और कमल गया था संदेश के रूप में। तो इतना याद रखिएगा 1857 के विद्रोह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बताया गया है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। आपसे अगर इसरो के बारे में पूछेगा तो इसरो का याद रखेगा कि इसका जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था 1969 में। 1969 में गठन हुआ था। अगर हेडक्वार्टर का बात करेगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बेंगलुरु में। और इसका पहला अध्यक्ष की बात करेगा तो पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सतीश धवन जी थे। सॉरी, ये विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई थे। तो इसका पहला अध्यक्ष विक्रम सारा। वर्तमान में कौन है? तो एस सोमनाथ जी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि समान डेटा प्रकार के संलग्न और डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? समान डेटा प्रकार के संलग्न और डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? तो एरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एरे कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है
कहा है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता की रचना किसने की थी? लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो चंद्रकांता की रचना की थी देवकी। अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 3 देवकी नंदन खत्री ने किए थे। कौन किए थे? तो देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता की रचना किए थे। अगर यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र का अगर बात करेगा तो आपको हम बता देते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन कौन सा किताब लिखा था? तो गोदान लिखा था। लिख लीजिएगा दोस्त, बता देते हैं कौन सा किया था? तो गोदान किया था। अगर हम बात करते हैं गोदान किए थे। गोदान के बाद कौन किए थे? तो रंगभूमि किए थे। रंगभूमि किए थे। फिर बात करिएगा तो इनका रचना कौन सा था? तो निर्मला था। निर्मला था। और साथ में कर्मभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि था। कर्मभूमि। और इसी के साथ एक और था गोदान। कौन सा? तो एक और अगर हम बात करेंगे तो एक और क्या था? तो गोदान था। गोदान, गोदान था। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सा था? तो गोदान हो गया, पहले में लिख दिए थे। रंगभूमि हो गया, निर्मला हो गया और कर्मभूमि हो गया। तो आपसे फिर से हम बोल देते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई कृतियां था गोदान था, रंगभूमि था, निर्मला था, कर्मभूमि था और गबन था। और इसमें चंद्रकांता की रचना किसने किया था? तो देवकी नंदन खत्री ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना पर चर्चा, गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति के द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? बोला नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर विपक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति के द्वारा कौन सा समिति नियुक्त किया गया था? तो सप्रू समिति नियुक्त किया गया था। सप्रू समिति नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगर यहां बलवंत राय मेहता की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत दिए थे। त्रिस्तरीय पंचायत दिए थे। तो ये भी बन सकता है प्रश्न के, बताइए त्रिस्तरीय पंचायत कौन दिए थे? तो बलवंत राय मेहता दिए थे। और ये कब दिए थे? तो 1957 में दिए थे। 1957 में दिए थे। कौन सा? तो त्रिस्तरीय पंचायत। अगर हम बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत कब दिया गया था? तो 1957 में दिया गया था। 1957 में दिए थे। और कौन दिए थे? तो बलवंत राय मेहता दिए थे। यहां से अशोक मेहता भी पूछ लेता है। तो अशोक मेहता समिति जो आया था वो आया था 1977 में। 1977 में। और दीव पंचवरी क्या बोलते हैं, द्विव स्तरीय पंचायत दिए थे। द्विव स्तरीय पंचायत कौन दिए थे? तो अशोक मेहता ने दिए थे। अशोक मेहता ने द्विव स्तरीय पंचायत। और कब दिए थे? तो 1977 में दिए थे। तो यहां से 2 प्रश्न याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण और उनमें से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरण में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसके रूप में कौन सा जाना जाता है? तो यूएसबी जाना जाता है। डाटा को अगर ट्रांसफर करते हैं तो इस किसका लगाते हैं? तो यूएसबी का उपयोग करते हैं डाटा स्थानांतरण करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? तो जेसी कुमारप्पा थे। जेसी कुमारप्पा थे किसका? तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की लेखक। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की तैयार की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किए थे कौन? तो पीसी महालनोबिस ने तैयार किए थे। पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार किए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था कब? तो 1956 से 61 के बीच। 1956 से 61 के बीच चलाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसका मुख्य फोकस दिया गया था उद्योग पर जोर दिया गया था। उद्योग पर जोर दिया गया था। तो उद्योग पर जोर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो चला था 1951 से 56 के बीच। और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। कृषि पर जोर दिया गया था। और एक कौन सा मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 चलाया गया था, महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और इसका जोर दिया गया था किस पर? तो उद्योग पर जोर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा।
इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये कब हुआ था, तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राजील में 1992 में हुआ था। 1992 में ब्राजील में हुआ था। अगर हम बात करते हैं तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। यहीं से पूछ लेता क्योटो प्रोटोकॉल। अगर हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल का, तो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुआ था। 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल 1900, अगर हम बात करते हैं तो 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुआ था 1997 में। अगर हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का काम क्या था, तो क्योटो प्रोटोकॉल का काम था ग्रीन हाउस से रिलेटेड था। ग्रीन हाउस से रिलेटेड था, तो ग्रीन हाउस से रिलेटेड कौन सा था, तो क्योटो प्रोटोकॉल था। अगर उसी तरीके से एक और पूछ लेता है कि बताइए ओजोन के लिए कौन सा चलाया गया था। ओजोन के लिए अगर बात करिएगा तो ओजोन के लिए चलाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। तो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब चलाया गया था, तो इस 16 सितंबर 1997 को, 16 सितंबर अगर बात करिएगा तो 16 सितंबर 1997 को चलाया गया था। 1997 को 1987 को चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को चलाया गया था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को चलाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल था ग्रीन हाउस से। और अब बात करिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था तो ओजोन परत की रक्षा करने के लिए था। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, और उसी को रक्षा करने के लिए चलाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। राइट आंसर हो जाएगा जो 30 नंबर में प्रश्न बोला कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है किसको, तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल लाया गया था, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था, तो लाया गया था 1793 में। 1793 और किसके द्वारा लाया गया था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था कब, तो 1793 में। अगर कॉर्नवालिस का अगर बात करेगा तो इनका जो कार्यकाल चला था कॉर्नवालिस को, उस 1786 से 93 के बीच कार्यकाल था। 1786 से 93 के बीच कार्यकाल था। और इसको नागरिक सेवा के जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा के जनक भी कहा जाता है। नागरिक सेवा के जनक भी कहा जाता है। तो नागरिक सेवा के जनक पूछेगा तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था, तो कॉर्नवालिस लाया था। और ये कब लाया था, तो 1793 में लाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा है कि सीसा और टीन की किसकी मिश्र धातु कहा जाता है। मतलब सीसा और टीन मिश्रित धातु को कहा जाता है तो सोल्डर को किसका है, तो Pb प्लस एसएन का है। Pb और प्लस एसएन का मिश्र धातु को से बना हुआ है कौन सा है, तो सोल्डर बना हुआ है। जो सोल्डिंग करता है वो किसका मिश्रण रहता है, तो Pb प्लस एसएन का रहता है। अगर कांसा की अगर बात करिएगा तो कांसा का होता है कॉपर प्लस टीन से मिश्र धातु से बना हुआ कौन सा, कॉपर। अगर पीतल का बात करेगा तो ये होता है पिताजी। तांबा और किसका, तो जिंक का। तांबा और जिंक का किसका है, तो तांबा और जिंक का होता है पिताजी। अगर स्टेनलेस स्टील का बात करेगा तो स्टेनलेस स्टील होता है जो आयरन और निकेल के मिश्रण है। आयरन और निकेल का हो गया स्टेनलेस स्टील, पीतल का हो गया कॉपर और जिंक, कांसा का हो गया कॉपर और टीन, और सोल्डर का हो गया Pb प्लस एसएन। इसमें पूछा गया है सीसा और टीन का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि किस उपकरण का उपयोग हम वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का। आपको हम बैरोमीटर का बता देते हैं कि मौसम संबंधित जानकारियां प्रदान करता है कौन सा, तो बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर अचानक गिर जाता है, बैरोमीटर अगर अचानक गिरता है तो आंधी तूफान को संकेत करता है। अगर बैरोमीटर अचानक गिरा तो आंधी तूफान का संकेत देता है। लेकिन उसी तरीके से अगर धीरे धीरे गिरता है तो आंधी या मौसम खराब होने की संभावना बताता है, जब बैरोमीटर धीरे धीरे गिरता है। अगर वही बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो फिर मौसम साफ होने की संभावना बताता है। तो आपसे पूछेगा कि वातावरण संबंधी जानकारियां कौन देता है, तो बैरोमीटर देता है। और उसी को हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है तो इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो आर्द्र भूमि कृषि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में है कहा गया है कि 9 भारतीय भाषाओं को एकीकृत लिपि जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जाता है वो कौन है, तो भारती है। बोला गया है कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि का अगर बात करिएगा तो 9 भारतीय एकीकृत लिपि के जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो भारती कहलाता है। क्या है, तो भारती है जो 9 भारतीय भाषाओं का एकीकृत लिपि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में है, तो कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता, असम में पड़ता है। कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। अगर हम असम का बात करेगा तो आपको पता है कि डिब्रू सिकोवा कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। अगर डिब्रू सिकोवा बोलेगा तो कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। पूछेगा कि माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। असम में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है असम में, जो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो असम में क्या क्या बताया, तो डिब्रू सिकोवा बताएं, फिर बताएं क्या चीज, तो असम में पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं माजुली द्वीप और किस नदी पर पड़ता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। और नेशनल पार्क का बात करिएगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही पाया जाता है और एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त बता देते हैं कि जो पॉइंट हम बोलते हैं वो लिख लीजिएगा। आपको कष्ट होता होगा कि जो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ इस पे, तो आपको हम बता देते हैं कि इस समस्या को जल्द ही हल करने की प्रयास कर रहे हैं। बस कुछ दिन का टाइम दीजिए, जो भी पॉइंट बोलेंगे उसको हम 1-2 बार रिपीट कर देंगे, उसको लिख लिया करिएगा और जहां तक बनेगा उसको हम लिख देंगे। और इसमें हम बता देते हैं कि जो भी फैक्ट हम एक्स्ट्रा बनेगा वो हम लिखने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम रहने के कारण नहीं हम लिख पा रहे हैं। तो उस समस्या को जो भी फैक्ट रहेगा उसको हम लिख देंगे, बस आप नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में, और इसका हल जल्द ही करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बोला गया है 50 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते थे। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे, तो ध्रुपद से संबंध रखते थे। ध्रुपद से संबंध रखते थे कौन सा, तो तानसेन। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि क्लब ऑफ रोम द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था। बोला कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। 1972 में किया गया था। तो कब प्रकाशन किया गया था, तो द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन किया गया था 1972 में। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसको हम कुल बीजारोपित भूमि कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाले फसलें क्या कहलाता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, तो फलीदार फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो फलीदार फसल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि खाद्य पदार्थ और वस्त्र जैसे उत्पाद, मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले को क्या कहा जाता है। खाद्य पदार्थ हो गया, वस्त्र जैसे उत्पाद और मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं को द्वारा खरीदे जाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है,
कहा गया है कि हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है। बोला है कि हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर स्थित होता है, तो ये रहता है रस संवेदी होता है। रस संवेदी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि रस संवेदी होता है, जो रिसेप्टर का काम करता है किस पर, तो जीभ पर काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 1932 अगर हम बात करते हैं तो 1932 का पुनः पैक्ट हुआ था। 1932 में पुनः पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किनको बीच हुआ था, वो हस्तांतरित किया गया था। मतलब 1932 का पुनः पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था, तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगर हम पुनः पैक्ट का अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था कब, तो 1932 में हुआ, 1932 में हुआ था। लेकिन BR अम्बेडकर से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो BR अम्बेडकर जी लिए थे। अगर हम बात करते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब चला था, तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन चला, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला, और तीसरा बात करेगा तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला। और इन तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी थे, जो 1931 में भाग लिए थे। तो आपसे पुनः पैक्ट पूछेगा तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगर वही इरविन समझौता बोलेगा तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इरविन समझौता 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर C राजगोपालाचारी की अगर बात करिएगा तो आपको हम बता देते हैं कि C राजगोपालाचारी जो थे वो भारतीय वायसराय में भारतीय गवर्नर थे। अगर भारत के प्रथम वायसराय भारतीय गवर्नर कौन थे, तो C राजगोपालाचारी थे। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, तो पुनः पैक्ट का होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक वृक्का में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। प्रत्येक वृक्का में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन्स कहा जाता है। आपको हम बता देते हैं कि वृक्का की इकाई को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और अगर बोलेगा कि तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अगर तंत्रिका पूछेगा कि तंत्रिका की इकाई को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका अगर हम बात करते हैं तो तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तंत्रिका की इकाई को, तंत्रिका की इकाई अगर पूछेगा तो तंत्रिका की इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं, और वृक्का की इकाई को हम क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगर आपको तंत्रिका में पता है कि तंत्रिका में सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है, तो मारिएगा तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और पूछेगा सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है यकृत में। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो यकृत में होता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो तंत्रिका में होता है। अगर पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र की सब छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, तो न्यूरॉन्स बोला जाता है। और किडनी की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, तो नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो आपसे बोला वृक्का में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन्स कहा जाता है। अगर नाभि का बात करेगा तो नाभि की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभि की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, यहां देखिएगा, एक सेकंड आपको हम बता देते हैं। ये जो दिया गया तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यहाँ जो होगा, ये तंत्रिका की इकाई को क्या कहते हैं, तो स्नायु न्यूरॉन्स कहते हैं। और वृक्का की इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट की विभाजित होकर क्या परिवर्तित हो जाता है। मतलब पेशीय कोशिका में जब ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में विभाजित हो जाता है जब पाइरूवेट क्या होता है, टूटता है। तो वही है कि ऑक्सीजन की कमी होगा तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इथेनॉल का बात करेगा तो पूछता है कि पीने वाला शराब कौन सा है, तो इथेनॉल है। और इसका अगर बात करेगा तो C2H5OH होता है, C2H5OH होता है इसका रिएक्शन। तो याद रखेगा कि C2H5OH होता है जो इथेनॉल होता है, जो पीने वाला शराब होता है। अगर बोलेगा कि जहरीली शराब कौन सा होता है, तो जहरीली शराब होता है मिथाइल अल्कोहल। कौन सा, तो मिथाइल अल्कोहल होता है। तो लिख लीजिएगा कि मिथाइल अल्कोहल हो गया जहरीली शराब। पीने वाला शराब कौन सा होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस का मेन कारण कौन सा है, सबसे ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड है। आपसे पूछेगा कि ग्रीन हाउस में अहम भूमिका कौन सा गैस निभा देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निभा देता है। आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन की कमी पर कौन सा होती है, पाइरूवेट विभाजित होता है, तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि
वारली है जो लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली लोक चित्रकारी किस राज्य का लोक कला का एक रूप है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का? तो महाराष्ट्र का है। कौन सा? तो वारली। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि 1972 के शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? मतलब 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था और उसमें इंदिरा गांधी के साथ साथ किनको साथ हस्ताक्षरित हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। अगर बात करेगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ के? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो। और प्रधान शिमला समझौता में हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनको बीच हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। और जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सा होता है? तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा धमनी जो होता है वो महाधमनी होता है, जिसको हम एरोटा कहते हैं। तो एरोटा है जो मानव के शरीर का सबसे बड़ा धमनी है। कौन सा? तो एरोटा। बताइए कि शुद्ध रक्त शरीर में कौन ले जाता है? तो महाधमनी ले जाता है। और अशुद्ध रक्त वापस कौन लेके आता है? तो शिरा लेके आता है। तो प्रश्न ये भी बन जा सकता है कि शुद्ध रक्त लेकर कौन जाता है? तो महाधमनी। और अशुद्ध रक्त लेकर वापस कौन आता है? तो शिरा आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? बोला है कि कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो कौन में है? तो कामनी है, जो कहाँ पड़ता है? तो कल्पक्कम में पड़ता है। कहाँ? तो कल्पक्कम में पड़ता है। कौन सा? तो कामनी। अगर परमाणु रिएक्टर का अगर बात करिएगा तो परमाणु रिएक्टर से क्वेश्चन बन जाता है। परमाणु रिएक्टर का अगर बात करिएगा रिएक्टर का, तो आपको हम बता देते हैं कि इसमें मंदक के रूप में जो उपयोग होता है वो होता है D2O और ग्रेफाइट का। D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग करते होते हैं? D2O और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। फिर शीतलक के रूप में बोलेगा, अगर हम बात करते हैं अवशोषित, पहले देख लीजिए कि अवशोषित का काम कौन करता है? अवशोषण का। तो अवशोषण का काम जो करता है वो कैडमियम करता है और बोरोन करता है। कैडमियम और बोरोन करता है। जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करता है कैडमियम और बोरोन। अगर शीतलक के रूप में अगर बात करेगा कि शीतलक के रूप में कौन प्रयोग होता है? तो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है। पोटेशियम और सोडियम प्रयोग होता है शीतलक के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि किस वस्तु या सेवा कर मूल्य सरकार के द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है? किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार के द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है जो किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार के द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? तो अंतिम सीमा या मूल्य सीमा कहते हैं। अंतिम सीमा या मूल्य सीमा कहते हैं। दोस्त बता देते हैं कि इस सेट में 84 तक ही प्रश्न था जो आपको हम करवा दिए हैं। इसी तरीका से आगे भी सेशन कंटिन्यू आते रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और आपको अच्छी तरह से न लिख पा रहे हैं इसलिए ये इसका समाधान जल्द ही करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर इसमें और इस चैनल पर आपको हम ये भी बता देते हैं कि एनटीपीसी का मैथ भी चलाया जा रहा है। एनटीपीसी का अगर बात करिएगा तो मैथ भी देख सकते हैं। और मैथ के साथ साथ जिनको एलपी टेक्नीशियन और जेई का एलपी टेक्नीशियन और जेई का पेपर है तो यहाँ से साइंस फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। वो भी सेशन कंटिन्यू आ रहा है। अभी मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री चलाया जा रहा है। इसी तरीके से बायोलॉजी भी लेकर हम आएंगे। तो चलते हैं, इस सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और इस सेशन के देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।